नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आप देख रहे हैं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ रुड़की में जीवन आश्रम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने आश्रम में हवन पूजन किया और प्रदेश में खुशहाली और शांति की कामना की। इस मौके पर संत और साधु की विशेष मौजूदगी रही। सीएम ने अब 1200 कन्याओं का पूजन किया और 5 कन्याओं का विवाह कराया। धार्मिक माहौल में जारी गुरु जबकि कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। अनेक कार्यक्रमों के लिए जहां एक सभागार यहां पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है उसका भी लोकार्पण था। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। उनको सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। देहरादून से खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड सचिवालय में 2 दिवसीय अधिकारी सम्मेलन का आयोजन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड सरकार ने अपनी दीर्घकालीन विकास प्राथमिकताओं को फिर से रेखांकित किया है। नीति निर्माताओं, वरिष्ठ प्रशंसकों और तथा जिला अधिकारियों को विकसित उत्तराखंड के 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सचिव आनंद वृद्धि ने एओ के क्षेत्रीय अधिकारियों को नीति निर्माताओं के बीच एक अहम संवाद मंच बनाया है। उन्होंने कहा है कि ये आमने सामने की भागीदारी, समन्वय और मजबूत करेगी और क्षेत्रीय मुद्दों को स्पष्टता लाएगी, जिनका समाधान नीति स्तरीय हस्तक्षेप में संभव है। मुनगेरेती थाना क्षेत्र के शिवपुरा में पुलिस 3 शराबियों को पकड़ी जो गंगा के किनारे शराब पी रहे थे, जिससे मां गंगा की आस्था को ठेस पहुंच रही थी। इन युवकों को पकड़कर गाकर उन पे चालान काटा गया और जुर्माना भी वसूल किया गया। साथ ही दोबारा इस पे ऐसी हरकत किए जाने पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया, जिसका नाम ललित कुमार बताया जा रहा है। ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और संयुक्त परिवहन विभाग में भेजा गया है और वाहन को सीज कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में खनन नीति लागू होने के बाद स्वराज में भारी वृद्धि हुई है। इस सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया है। भाजपा ने प्रदेश मंत्री कुंदन परिवहन ने इस प्रक्रिया को देखते हुए कहा है कि राज्य सरकार एक ऐतिहासिक कार्यों पर केंद्र सरकार खुशी और संतोष दर्शाता है। उनका मानना है कि खनन से राज्य का स्वराज बढ़ा है, जो प्रदेश को लेकर बहुत लाभकारी होगा। ये प्रोत्साहन राज्य के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रदेश के विकास में योगदान करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उस सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करना और इस विकास के साथ साथ उत्तराखंड का संतुलित विकास हो, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। हम एक संतुलित विकास की अवधारणा को लेकर के आगे चले हैं और इसी के कारण से आज केंद्र से जो उत्तराखंड को खनन कार्यों के प्रति उसको प्रोत्साहन राशि यहाँ पर मिली है,
तो इसी संतुलित विकास की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, ठहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी जनपदों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऊर्जा परियोजना का लाभ बढ़ गया है। इन जिले में सब्सिडी के कारण लोग बढ़ चढ़कर योजना में भाग ले रहे हैं। यूपीसीएल इन परियोजनाओं से बिजली खरीद रहा है, लेकिन अब इन जिलों में ग्रिड ओवरलाइन हो गया है। यूपीसीएल ने निर्देश MR ने बताया कि इस संबंध में समाधान में 250 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव सामने भेजा गया है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे सोलर के जनरेटर हैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे अभी जो वर्तमान में है 250 मेगावाट जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा MSSY कहते हैं इसे, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसके तहत 250 मेगावाट जो है पिछले साल सैंक्शन हुआ था उत्तराखंड सरकार द्वारा। उसमें से हम लोगों ने वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए 250 करोड़ का एक DPR हमने शासन को भेजी हुई थी, यानी कि उरेडा को भी भेजी थी और हमने शासन ऊर्जा विभाग को भी भेजा था। और पिछले साल हमारा उसमें 125 करोड़ का खर्चा भी हो गया, जिसमें से हमने लाइनें का ऑगमेंटेशन किया, नई लाइनें बनाई, ट्रांसफार्मर जो 3 MVA के थे उन्हें 12.5 MVA किया। और पर्टिकुलरली आपके ये उत्तरकाशी जिला, टिहरी जिला, पौड़ी जिला और अल्मोड़ा, बिल्कुल हर कोई भी सब स्टेशन ऐसा नहीं है जो ओवरलोड हो चुके। 12.5 MVA के लगाने के बाद भी ओवरलोड हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड भी खुशी के माहौल में है। भाजपा नेता बिट्टू कनाटा ने कहा कि अब बिहार में विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने का जोखियामा भुगतना पड़ा। ये साफ दिखा, बिहार की जनता ने भारत के नेतृत्व में विश्वास दिखा और ये सबके विपक्ष को समझा जा सकता है। अब भाजपा का दावा है कि उत्तराखंड में 2027 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद किया और कहा कि 2027 में भी भाजपा जितना विश्वास पे उतरेगी। भाजपा नेताओं ने ये विश्वास मजबूती की उत्तराखंड में विकास के राह पर चलने की भाजपा के विजय पर अभियान जारी है। देखिए, जिस तरीके से प्रतिपक्ष ने हल्ला किया था, प्रधानमंत्री जी को खूब गाली देने का काम किया था, बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से एनडीए के समर्थन वाली सरकार को ही मजबूती प्रदान की। जहां ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है और बिहार से हम शुरुआत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या उनके अन्य सहयोगी हो। आज क्या स्थिति उनकी रही है? 200 से अधिक सीटों पर एनडीए ने एक बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त किया और उसको देखते हुए आज कांग्रेस इस बात को समझती है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का जो सिस्टम हमारा है उसका मुकाबला कांग्रेस इस धड़ेबाजी के साथ नहीं कर सकती। उन्होंने उस बोतल का ढक्कन तो परिवर्तन किया, लेकिन अगर आप वो चेहरे देखेंगे तो वो 2022 के ही चेहरे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। पद इधर का इस गोटी को दूसरे खाने में, दूसरे गोटी को तीसरे खाने में रखने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज विकास के मुद्दे पे, लोक कल्याण के मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे जनता के बीच में जा रही है और 2027 में स्पष्ट रूप से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमने वो मिथक तोड़ा था कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। हम 10वें साल के पूर्ण करने के बाद 15वें साल के पूर्ण कार्यकाल को करेंगे और आगे की तैयारियां हमने अभी से प्रारंभ कर दी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में एक बहुत बड़े। देहरादून पुलिस ने ड्रग्स फ्री कैंपेन अभियान के तहत प्रेमनगर क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई में 10 छात्रों के ब्लड सैंपल लिए और 77 छात्रों की मेडिकल जांच कराई। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि सभी छात्रों से पहले ड्रग्स टेस्ट के लिए कंसेंट फॉर्म और शपथ पत्र भराए गए थे, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि नशा छोड़े नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अन्य शिक्षण संस्थानों में भी जल्द ही औचक निरीक्षण किया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री देवभूमि मिशन है, उसके तहत जो है एक नई मुहिम चलाई गई। पहले जो सभी जितने भी हमारे खासकर चूँकि देहरादून एजुकेशनल हब है, तो यहाँ पर करीब 42,000 स्टूडेंट्स के हमने एक शपथ पत्र भरवाया गया, जिसमें उनके द्वारा कंसेंट दी गई कि वो कभी भी किसी भी सैंपल के लिए टेस्ट कराने जा रहे हैं, और ड्रग फ्री कैंपस की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इसको सभी से भरवाया गया था। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम के साथ हमने रैंडम सैंपलिंग का काम किया, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि युवा कहीं ना कहीं भटक कर कहीं ना कहीं ड्रग्स के आगोश में फंस जा रहे हैं, और उसके बाद वो अन्य लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल कर लेते हैं। इसको देखते हुए रैंडम चेक किए जा रहे हैं। इसमें ड्रग डिटेक्शन किट है, और जो सैंपल यूरिन और ब्लड के लिए जाते हैं मौके पर, और इसमें देखा जाता है कि कहीं वो किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया और कहीं ड्रग्स का सेवन तो नहीं करा। उस टेस्ट से उसमें क्लियर रहता था। अभी तक हमने 4 कॉलेजेस में रैंडमली इसको चेक किया, और सभी कॉलेजेस में, पीजीज में, और जिस तरह जहाँ छात्र रहते हैं बड़ी संख्या में, वहाँ पर हम इसको रैंडम आगे इसको मुहिम को बढ़ाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 6 महीने के लिए एम्स लागू किया है और कर्मचारियों को आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही विभागों में गैर हाजिरी चल रहे उपनल कर्मचारियों के लिए शासन पर उपनल के लिए एम्स का नो वर्क नो पे का आदेश जारी किया है। लेकिन देहरादून में 11वें दिन उपनल कर्मचारी समान वेतन और नियमितीकरण की मांग पर डटे रहे। उनका कहना है कि सरकार अपने नियमितीकरण के लिए कमेटी बैठा रही है, वहीं दूसरी ओर यूपीएसएल कर्मचारियों के साथ तानाशाही की जा रही है। उपनल कर्मचारियों ने हड़ताल पर प्रबंधन और धरना प्रबंधन सरकार रोकना असंवैधानिक बताया जा रहा है। इनका कहना है कि नो वर्क पे डे से डरने वाले नहीं हैं, और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वे अपना विरोध जारी रखेंगे। वेतन पे अभी कोई फाइनल बात नहीं हुई हमारी, और रही अस्मा की बात, वो जहाँ तक मेरी जानकारी है हम लोगों पे लागू नहीं होता है। ये तो करने वाले अधिकारियों को समझने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार की नीति का कार्य कर रहे हैं, किन लोगों के लिए ये अस्मा की व्यवस्था कर रहे हैं। आप अनुपस्थिति उपस्थिति लेकर करना क्या चाहते हैं? आप साल भर से डाटा नहीं छुपा पाए, और आज आपको 2 दिन में ये खबर होती है कि साहब इनकी एब्सेंट प्रेजेंट या कौन हड़ताल में, उसके डाटा को वो सब डराने धमकाने का कार्य वो कर रहे हैं। उससे कोई कर्मचारी प्रभावित भी नहीं है और डरने वाला भी नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं सर, ये प्रकार से ये लोग हमें राज्य का कर्मचारी नहीं मानते हैं, और दूसरी तरफ से आप जो राज्य कर्मचारी पे नियम लगता है उसको हम पे लागू कर रहे हैं। आप स्वीकार करो ना कि आप राज्य के कर्मचारी हैं। वही तो हमारी मांग है कि आप हमें राज्य कर्मचारी माने और साथ ही विभाग में ले। अगर आपको करना है तो वो काम करिए, आप तो डराने का काम कर रहे हैं। लगातार 10 दिन से हम लोग बैठे हैं, 2 लोग हमारे खत्म भी हो चुके हैं। रात में पाला पड़ता है, गाड़ियों का यहाँ पर ट्रैफिक एक तरफ से चलता है, रात को डंपर चलते हैं। हमारा खनन प्रदेश है जिससे राजस्व चलता है, पर लेकिन कर्मचारी मन बना के बैठा हुआ है, यहाँ से हटेगा नहीं। और हमने सरकार से ये डिमांड रखी थी सबको समान काम समान वेतन, जो न्यायालय ने भी कहा और सीएम साहब ने भी स्वीकार किया है। साथ ही चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण का प्रकरण था वो भी हो जाना चाहिए था, पर लेकिन हम फिर भी उसमें 2 माह का समय दे रहे हैं। चाहूंगी कि अगर हम लोकतंत्र देश में अपनी मांगे नहीं रख सकते तो हम कहाँ जाए? या तो ये तानाशाही बना दो, ये देश चीन की तरह बना दो। हम इसी प्रदेश के बच्चे हैं, और क्या कहते हैं, हम ना पाकिस्तान से आए ना नेपाल से आए। हमने इस राज्य सरकार को 15 साल दे चुके हैं, अब हम कहाँ जाए? अब हम 40 साल के हो चुके हैं, ना हम कोई परीक्षा देने लायक है, ना ही हम कोई परीक्षा में हम अन्य लोग हमें कह रहे हैं कि हमारी नौकरी खाई। किसकी नौकरी खाएंगे? हम इस प्रदेश के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं। मेरा बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, मैं उसको छोड़ के यहाँ बैठी। कितनी समस्याएं हम लोगों की, किसी की माँ बूढ़ी है, किसी के कुछ है, उनकी दवाइयों का व्यवस्था, या तो ये हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था करे कि हमारे जब वेतन आ रहा है तो काम भी आधा ले, 4 घंटे काम करेंगे, 8 घंटा काम नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि जितने भी हम पे टैक्स लगते हैं, जितने भी हमारे लिए सब्जी है, पेट्रोल है, सबके दाम आधे कर दे उपनल कर्मियों के लिए। हमें कार्ड दे देंगे, उपनल कर्मी है, ये आधा ही पे करेंगे और आधा ही वो करेंगे। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के मूल उद्देश्य जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजधानी, गैंगस्टर और भू
कम पलायन और सामाजिक आर्थिक विकास अभी तक अधूरे हैं। रावत ने दावा किया कि पहाड़ की अतिरिक्त संकट में भी यूके का अखबार आंदोलन पर बिगुल बच गया है। साथ ही उन्होंने 2027 के चुनाव में भाजपा की स्थिति पर चुनौतीपूर्ण बताया और कहा कि पहाड़ी अब जाग चुका है। देखिए, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाजपा की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी का एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार भाजपा देवभूमि उत्तराखंड में तीसरी बार जीत का परचम लहराएंगी। तो मेरा ये पूछना है भाजपा सरकार से कि देवभूमि उत्तराखंड, उसका जो स्थापना हुई थी, आंदोलन जो हुआ था, किन मांगों को लेकर वो आंदोलन हुआ था? वो मांगे थी कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास जो है किया जा सके। लेकिन आज जबकि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं ये सरकार से भी पूछना चाहती हूँ और मैं देवभूमि की सम्मानित जनता से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या जिन परिकल्पनाओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य आंदोलन किया गया था, वो क्या आज पूरी हो चुकी हैं? आप रोजगार को देखिए, आप स्वास्थ्य को देखिए, शिक्षा को देखिए, पलायन को देखिए, आप देखिए कि हमारी राजधानी गैरसैंण की जो समस्या है, मूल निवास की बात करें, हम भू कानून की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, कोई भी एक आधार ऐसा नहीं है जिसके आधार पर भाजपा ये कह रही हो कि हम देवभूमि में जीत का परचम लहराएंगे। इस समय पूरे देवभूमि उत्तराखंड में जो है सारे पहाड़ियों का अस्तित्व वो इस समय खतरे में है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अध्यक्ष साथ ही चुनाव संचालन की जिम्मेदारी भी बांट ली है। इस पर भाजपा के असंतोष ने कांग्रेस पर बड़ा संकट बताया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि चुनाव संचालन की जिम्मेदारी चुनाव की करीबी को दी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने ये निर्णय जल्दी लिया है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच बयानबाजी में पार्टी असंतोष में बढ़ती और संकेत मिल रहे हैं, जिससे कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। हरीश रावत कह रहे हैं कि 2 कारतूसों को हम इस बार टिकट नहीं देंगे। हरीश रावत कह रहे हैं कि देखिए, आपने अगर उस प्रदर्शन को देखा हो, जब उनके जुलूस आए तो सबके अपने अपने जुलूस आए, वहीं से कांग्रेस का चरित्र और चेहरा साफ हो जाता है। हरक सिंह रावत अपने जुलूस के साथ आए, गणेश गोयल जी अपना अलग चला रहे हैं, प्रीतम सिंह जी का एक अलग फैन फॉलोइंग है जो जौनसार की है, और हरीश रावत जी ही हैं जो है वो सब जानते हैं। और जिस तरह मंच का सीन था, जिस तरह वहां पर हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता वहां बैठा हो और हरक सिंह जी बाद में क्योंकि मैं आपका नाम भूल गया था और तब जाके उनका नाम लेते हूँ, तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस में हरीश रावत धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। और उनके हाशिए पे जाने का मतलब है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा विघटन होना। और आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि सभी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, विरोधाभासी बयान है सबके, एक दिशा में सब नहीं है। हरीश रावत लोगों को विश्व पुरुष कह रहे हैं। आप कल्पना करिए कि एक संगठन में अध्यक्ष का पदार्पण हो रहा है, अध्यक्ष बैठ रहा है, वहां पर चुनाव संचालन समिति बैठ रही है, वहां पर चुनाव प्रबंधन समिति बैठ रही है। हरीश रावत जैसे प्रदेश के एक वरिष्ठतम नेता वहां पर है, यशपाल आर्य जी वहां पर नेता प्रतिपक्ष वहां पर बैठे हुए हैं, मंच सजा हुआ है और उस मंच पर अगर कार्यकर्ताओं को वन विभाग जंगली जानवरों के निगरानी और स्थानांतरण के लिए खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर जंगलों में रहने वाले जानवर अक्सर खेतों और गांवों में आ जाते हैं और मानव के साथ संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष में जानवरों की मृत्यु हो जाती है और लोगों को भी जान खोना पड़ सकता है। उत्तराखंड वन विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, जैसे जंगली जानवरों की निगरानी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वे जंगली जानवरों से कैसे बच सकते हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया और वन विभाग को अधिक सक्रियता रहने की आवश्यकता है। पिछले साल की तुलना में इस साल मामलों में कमी है, लेकिन गुलदार जैसे जानवर से लोगों को जान को खतरा बताया जा रहा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर इन्हें मारने के आदेश भी दिए गए हैं।
जगह जगह प्रदेश में तेंदुए का दहशत फैल रखा है, कहीं भालू का दहशत है। कुछ जगहों में ये आदेश दिए गए हैं कि जहाँ भी तेंदुए का ज्यादा दहशत है उनको जो है मारने का ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो किस तरीके के कौन कौन से एरिया है, क्या पूरा ये मामला है? देखिए, आपने उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। मेरा जानकारी के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो राज्य है उसमें उत्तराखंड भी है। हमारे यहाँ भालू है, टाइगर है, हाथी है, और इसके साथ साथ दूसरे जानवर जैसे मगरमच्छ भी है, उसमें भी लोगों को घायल या मृतक भी किया जाता है। और हम उसके लिए बहुत संवेदनशील हैं, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। जस्ट और नए आंकड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पिछले साल से इस साल की तुलना में संख्या में कमी आई है, मृतक की संख्या में कमी आई है, लेकिन मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसको हम और भी अगले साल में कम करना चाहेंगे। लोगों का साथ, हमारा सहअस्तित्व का भावना जो है उसी के साथ करके करता है। लेकिन जहाँ पर वो एक कन्फर्म मैनीटर हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें लगता है कि हमारा सुरक्षा के विपरीत ये चीज़ें होता है, तो उस जगह पे वाइल्ड लाइफ एक्ट में दिए गए प्रोविजन के अनुसार हमने उस लेपर्ड को नष्ट करना के लिए आदेश देना पड़ता है। तो जैसे अभी रिसेंटली हमने चौबट्टा खाल के जो लेपर्ड है, क्योंकि उसका जिस प्रकार की गतिविधि है उसको देखने को लग रहा था कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक हो गया है आज पर दिस वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो इसी को नष्ट करने के लिए आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया उत्तराखंड दौरे पर कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने निराशाजनक करार दिया है। नेगी ने कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड के लिए औद्योगिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी ताकि राज्य में विकास की गति और तेज हो सके। उन्होंने सुझाया कि उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्री नीति पर लागू की जा सकती है, जो उद्योगों के लिए पंजीकृत सब्सिडी प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे पर स्थानीय लोगों को निराश हैं। यहाँ पर औद्योगिक वातावरण बनता, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाता, और रोजगार के दृष्टि से एक पैकेज देते, और जो पलायन रोकने के लिए भी दूसरा पैकेज देते कि कैसे यहाँ पर लोगों को पलायन रोका जाए, कैसे यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार दिया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बातें नहीं थी, इसको घोषणा की जानी चाहिए थी। और हम तो राज्य के तमाम आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज।